वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास कैसा हुआ एग्जाम? पेपर बिल्कुल इजी था। चलिए देखते हैं आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो गई है। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें 11 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, 8, 9 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। बताइए 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 3। 9 को क्या लिखा जा सकता है? 3 का स्क्वायर। और 15 को क्या लिखा जा सकता है? 3 5 जा 15। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सभी नंबर्स की बड़ी पावर। ओके, इन सभी नंबर्स में 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो इसलिए आप 2 की पावर 3 लिखेंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की सबसे बड़ी पावर है 2। ओके, और 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। नाउ 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई 360। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस का कोई हल ना हो ऐसी के की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। बताइए फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। b1 की वैल्यू माइनस के, y का कोफिशिएंट वो होता है b1 और कांस्टेंट टर्म होती है c1 यानी 4। a2 की क्या वैल्यू है? x के कोफिशिएंट को a2 कहा जाएगा सेकेंड इक्वेशन में 2। b1 b2 की वैल्यू -6, b2 इज इक्वल टू -6 और c2 है -5। ओके, कोई हल नहीं की क्या कंडीशन होती है? कोई हल नहीं की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2 के। आपको सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। a1 की वैल्यू ये a2 की, b1 की, b2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू c1 c2। ओके, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां से 2 3 जा 6, इट मीन्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। यानी अगर के की वैल्यू 3 होगी तो इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो ए इज करेक्ट आंसर। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगी? के की वैल्यू के नॉट इक्वल टू 6 4 जा 24 अपॉन -5, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ए को आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, x² - 5x + 6 के हमें शून्यक फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढ कर लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 6 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5। अब बताइए 3 2 जा 6 होता है। ओके, अब 3 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 5 कब आएगा? जब ये दोनों ही नंबर्स किसके होंगे? माइनस के होंगे, तब आप इसका आंसर -5 लिखेंगे। इट मीन्स -3 - 2 जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस भी क्या होने वाला है? प्लस। अंडरस्टैंड? यानी हमारे पास x - 3 x - 2 इस बहुपद के इस पोलिनोमियल के शून्यक आ गए। जब आप इन दोनों नंबर्स को, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे तब जाकर x की वैल्यूज आएंगी। -3 राइट साइड जाकर +3 में और -2 राइट साइड जाकर +2 में चेंज हो जाएगा। ओके, इट मीन्स x की क्या वैल्यूज आ गई? 2 और 3। सो ए इज करेक्ट आंसर। बाय मिस्टेक आप इसे आंसर ना लगा दें, बहुत ध्यान से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हों? इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डी इक्वल हो 0 के। तो देखिए डी को आपको 0 के इक्वल लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू क्या होगी? 2। बी की वैल्यू क्या होगी? के। और सी की वैल्यू क्या होगी? 2। ओके, नाउ डी।
रूट्स इक्वल कब होंगे? जब d 0 के इक्वल होगा। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू k, तो यहाँ k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी 2 है, दिस इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस का 16 राइट साइड जाकर प्लस के 16 में चेंज होने वाला है। और इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट लिखेंगे, और जब भी स्क्वायर रूट लिखा जाता है हमेशा प्लस माइनस के दोनों आंसर आते हैं। 16 का अंडर रूट होगा 4, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इट मीन्स b इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इस एपी की 20th टर्म बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। d की वैल्यू क्या होगी? a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और अब मुझे फाइंड करना है a20। a20 का क्या रूल होता है? a प्लस 19d। रख देते हैं हम a की वैल्यू। a20 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपने पुट की 3 प्लस 19, d की वैल्यू हमने पुट की 5। 19 इंटू 5 95। 95 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 98। सो d इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं होती है? माइनस वाली। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल दिस। क्लास साइज के लिए आपको 20 में से 15 को माइनस करना है। ये है क्लास का साइज। अगर आपसे यहाँ पर क्लास मार्क पूछ लिया जाता साइज के प्लेस पर, यानी वर्ग माप की जगह अगर आपसे वर्ग चिन्ह पूछ लिया जाता, तब हम क्या करते? 15 में 20 ऐड करते और उसे 2 से डिवाइड कर देते, यानी 35/2 का मतलब 17.5। ओके, ये क्या होता? ये होता वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क। क्वेश्चन नंबर 8। इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल फाइंड करना है। गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? c/a। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 2, a की वैल्यू क्या है? 1। इट मीन्स गुणनफल आएगा 2/1, यानी आंसर आएगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। सेकंड नंबर में से आप सेकंड नंबर को माइनस करेंगे, यानी 7 माइनस 4 स्क्वायर सम और अंडर रूट। 5 प्लस 2 की वैल्यू 7, 7 माइनस 4 की वैल्यू 3, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 58। सो डिस्टेंस विल बी अंडर रूट 58। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ये है असर्शन और रीजन का। अंडर रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या का उदाहरण है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात गलत है। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, और जब आप 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 2। और 2 कैसी संख्या है? प्रीमेय संख्या। ओके, सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। अभी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। दिस वन इज करेक्ट। इंग्लिश मीडियम में देखिए, रूट 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर्स, ये बात गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 कैसी संख्या है? एक प्रीमेय संख्या है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, माना अंडर रूट 5 एक प्रीमेय संख्या है, और अगर ये एक प्रीमेय संख्या है तो इसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
बी की क्या कंडीशन है, बी नॉट इक्वल टू 0। ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी को प्राइम इंटीजर्स। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा, √5b इज इक्वल टू ए, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और b और a पर स्क्वायर लग जाएगा। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। इस बात का मतलब है कि 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज अगर 5 ने a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 5a को भी डिवाइड करेगा। इसे बना दीजिए स्टार। नाउ अगर 5 ने a को डिवाइड किया तो किसी c पॉइंट पर वो गया होगा, तब जाके रिमाइंडर 0 आया होगा। हमने इस c को मान लिया कि ये c कोई पूर्णांक है, तो आप a को क्या लिख सकते हैं, हम इस a को लिख सकते हैं 5 इंटू c। ओके, दिस वन। a की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। a के प्लेस पर आपने 5c रखा, ये पुट कर दिया। 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 5 5 जा 25। नाउ b स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 5c स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब होता है, 5 दूर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, यानी 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड किया तो 5b को भी डिवाइड करेगा। इसे बना दीजिए डबल स्टार। अब आप एक बात देखिए, 5 डिवाइड करता है a को, यहाँ से आ गया 5 डिवाइड करता है b को, 5 a और b दोनों को भाग करता है, लेकिन a और b तो कैसे नंबर थे, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य का मतलब होता है a और b को सिवाय 1 के और कोई भी संख्या डिवाइड नहीं करेगी। ओके, अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या। ओके, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है, बहुत ही आसान सी सिंपल सी ये आपके पास इक्वेशंस हैं। सबसे पहले 7x + 2y इज इक्वल टू 20, 2x - 4y इज इक्वल टू -8। सबसे पहले हमें चेक करना होता है साइन, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, तो हम y के कोफिशिएंट को ही इक्वल बना लेते हैं। अगर यहाँ पर 4 है तो इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 22 जा 40। ये वाली इक्वेशन आप एज इट इज़ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, प्लस माइनस दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 14 + 2 16x, 40 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे 32 आएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 16 2 जा 32, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम x की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप इसे बना दें फर्स्ट इक्वेशन, या सेकंड इक्वेशन में भी आप x की इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, चलिए 2 में पुट कर देते हैं। 2 x के प्लेस पे 2 लिखना, बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, यानी -4y इज इक्वल टू -8। बताइए अब, 2 2 जा 4 -4y इज इक्वल टू -8। ये 4 यहीं रखा रहेगा, -8 को आप इस साइड ले आइए ताकि ये प्लस का 8 बन जाए, और -4y को उस साइड ले जाइए ताकि ये प्लस का 4y बन जाए। ओके, 8 + 4 12। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इस साइड आकर डिवाइड में, 4 3 जा 12। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके, x और y हमें फाइंड करने थे, सो लास्ट में आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक AP का तीसरा पद, हमें थर्ड टर्म दे रखी है 12 और 10th टर्म 26 है, हमें फाइंड करनी है 20th टर्म। थर्ड टर्म 12 का क्या मतलब है, A3 इज इक्वल टू 12, 10th टर्म 26 यानी A10 इज इक्वल टू 26। नाउ A3 का मतलब
a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। a10 का मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू 26। यहाँ पर आप साइन चेंज करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 2 की वैल्यू 7। 26 में से 12 को माइनस करेंगे 14, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में 7 2 ज़ा 14। डी की क्या वैल्यू आ गई 2। डी की इस वैल्यू को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू को 2 पुट करना है। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 12 माइनस 4 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ओके, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20th। बताइए अब a20 का क्या रूल बनेगा a प्लस 19d। a के प्लेस पर 8, 19 एज इट इज, d की वैल्यू 2, 19 2 ज़ा 38 और 38 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो 46। ये आ गई 20th टर्म। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। इसमें है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए, माना 2 क्रमागत का क्या मतलब होता है, जो क्रम से आते हैं, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। माना 2 क्रमागत, धनात्मक का मतलब प्लस के नंबर्स, पूर्णांक पूर्ण अंक। ओके, हमने मान लिए x और x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, इनके स्क्वेयर्स का सम, इनके वर्गों का जोड़। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 365। a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। 365 को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, माइनस का हो जाएगा। x स्क्वेयर में x स्क्वेयर ऐड किया 2x स्क्वेयर प्लस 2x। 1 माइनस 365 की वैल्यू माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 2 को कॉमन लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, और ये वाला 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करके लाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई 182 आती हो। इसके लिए 182 के आप ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और अब ये जाएगा 7 पर, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14 और ये है 13। नंबर्स हमें मिले 14 और 13। आंसर चाहिए प्लस का 1, कब आएगा जब 13 के आगे माइनस लिखा होगा। ओके, तो चलिए इनके साथ x लगा देते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14 बचेगा। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन, अगेन x प्लस 14 बचेगा। नाउ x प्लस 14 कॉमन और x माइनस 13 यहाँ। 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 14 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी 13। ओके, लेकिन हमारे जो नंबर्स थे वे कैसे थे, धनात्मक, इसलिए ये वैल्यू तो हो जाएगी असंभव, इम्पॉसिबल, माइनस नहीं हो सकता x। तो x क्या होगा 13। लास्ट की लाइन आप क्या लिखेंगे, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आपने क्या माना था x और x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या आई है
x की वैल्यू आई है 13 और 13 में जब आप 1 ऐड करेंगे 14 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है. x अक्ष पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर y 0 होता है. यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो y कितना होगा, यहाँ होगा y 0. ओके, हम मान लेते हैं, माना ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 5. इसे डिवाइड किया है x अक्ष ने, यानी यहाँ जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0. इसे मान लीजिए A B, तो ये हो गया C. माना C A B को अनुपात हमें फाइंड करना है, ए बी को k/1 में विभाजित करता है. k/1 में विभाजित करता है. ओके, k/1. अतः c के निर्देशांक आप फाइंड करेंगे विभाजन वाले फॉर्मूले से. कैसे, k की मल्टीप्लाई -4 के साथ यानी -4k, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी 1, और डिवाइड किससे किया जाता है, k + 1 से. ओके, नाउ k की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, 5 से. क्या बन जाएगा, 5k. 1 की मल्टीप्लाई -5 से -5 डिवाइडेड बाय k + 1. ये है c के निर्देशांक. लेकिन c पॉइंट है x अक्ष का, इसलिए c के निर्देशांक क्या होने चाहिए, x 0. तो आप यहाँ पर c के निर्देशांक लिख दें, x 0 = -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, 5k - 5 डिवाइडेड बाय k + 1, ऐसे. ओके, नाउ कंपैरिजन करेंगे हम बोथ साइड्स. फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड के. हम सेकंड को सेकंड के इक्वल रखेंगे. फर्स्ट के इक्वल रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैल्यू x है जो हमें नहीं पता. इसलिए 5k - 5 डिवाइडेड बाय k + 1, इसे हमने रखा 0 के इक्वल. डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं. और एक बात का ध्यान रखें, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0. याद रखना, कहीं वहाँ जाकर आप लिख दें k + 1. माइनस का 5 राइट साइड जाकर +5 में चेंज हो जाता है. मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो जाते हैं. 5 1 = 5. दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई, 1. अतः c a b को 1/1 में विभाजित करता है. दैट्स इट. इतना ही आपको लिखना था, विभाजित करता है. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आ चुकी है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है. टोटल कार्ड्स हो गए 52 और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हुकुम का पत्ता. हुकुम का पत्ता मतलब स्पेड. फर्स्ट पार्ट, कुल पत्ते प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है ये क्वेश्चन. इसका आंसर कुल पत्ते 52. p ब्रैकेट. अब बताइए हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं 13. तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 13/52. कैंसिल भी करना है आपको, 13 1 = 13 4 ज़ा. ओके, सेकेंड पार्ट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता. इसकी प्रायिकता बतानी है, p ब्रैकेट रेड फेस कार्ड. लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता. बताइए अब रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26. लेकिन उसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, ओनली 6. तो प्रोबेबिलिटी 6/52. कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. ओके, नाउ थर्ड पार्ट,
पान का गुलाम यानी जैक ऑफ हर्ट्स। अब बताइए कि पान के पत्ते होते कितने हैं? पी ब्रैकेट पान का गुलाम। पान के पत्ते तो होते हैं 13, लेकिन उसमें गुलाम यानी जैक ऑफ हर्ट्स सिर्फ एक होता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/52, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ सेक्शन डी। यहाँ पर आ गए हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल ABC। इसका नाम लिखेंगे ABC। ओके, और हमें एक भुजा के समांतर BC के पैरेलल मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसमें पॉइंट्स के नाम लिखे मैंने DE। हमें बताना है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। आपको BE को मिलाना है, C और D को मिलाएंगे, D से इस AC पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डलेगा, उसका नाम लिखा जाएगा DM। ये परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री। सिमिलरली E से AD कहिए या AB भी कह सकते हैं आप। यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपको डालना है और इसका नाम हम लिखेंगे N। अंडरस्टैंड? और अब देखिए इस थ्योरम को आप कैसे प्रूव करेंगे। ये है हमारा डायग्राम और हम यहाँ पर इस थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं। जब भी आप किसी भी थ्योरम का प्रूफ लिखें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? गिवन, यानी दिया है। क्या गिवन है? ABC एक त्रिभुज है। ABC इज ए ट्रायंगल। लाइंस कौन सी पैरेलल है? ये DE किसके पैरेलल है? BC के। DE पैरेलल BC, ये पैरेलल का साइन है। नाउ टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? साइड्स का रेशो सेम होगा। कौन सी साइड्स का? AD अपॉन DB डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू AM AE डिवाइडेड बाय EC, यानी AD बाय DB AE बाय EC। ये रेशो हमें इक्वल लेकर आनी है। कंस्ट्रक्शन यानी रचना। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हमने मिलाया है BE और CD को मिलाया, और जो आपने परपेंडिकुलर डाले हैं वे भी लिखे जाएंगे। EN परपेंडिकुलर AB, DM परपेंडिकुलर AC। ओके, और अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ यानी कि प्रमाण। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्रूफ करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या चलेगी? टेक्निक ये चलेगी कि आप ट्रायंगल ADE का एरिया दो तरीके से फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ADE कौन सी है? ये वाली ADE। इस ट्रायंगल का एरिया आपको दो तरीकों से फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया का क्या रूल होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ADE दो तरीकों से निकालेंगे। एक बार तो आपको ये वाला बेस लेना है AE। अगर आप ये बेस लेंगे तो हाइट हो जाएगी ये वाली यानी DM। दूसरी बार आपको बेस इस साइड वाला लेना है, तब हाइट कौन सी हो जाएगी? ये EN वाली हाइट हो जाएगी। ओके, यानी 1/2 AD इंटू EN, और दूसरा एरिया भी लिख लीजिए 1/2 AE इंटू DM। अंडरस्टैंड? नाउ एरिया ऑफ BDE फाइंड करना है हमें। BDE कौन सी ट्रायंगल हुई? ये वाली।
ये वाली ट्रायंगल, इसे हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये BDE ये दूसरी ट्रायंगल है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है और यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ BDE क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कौन है, यहाँ पर बेस है ये वाली साइड DB, और इसकी हाइट कौन सी है, हाइट ये ही चलेगी EN। अंडरस्टैंड, 1/2 इंटू DB मल्टीप्लाई EN। अंडरस्टैंड। अब हमें एक ट्रायंगल का एरिया और फाइंड करना है, उस ट्रायंगल का नाम है DEC, ये वाली। इसमें भी आप सेम रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कौन है, EC, और हाइट कौन सी है, ये वाली, ये DM, ये इस ट्रायंगल की हाइट है। ओके, नाउ एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। ओके, अगर आपने ये एरियाज निकालने बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिए तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपने इस ट्रायंगल के 2 एरियाज फाइंड करे हैं, आपको क्या लिखना है, अतः एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय, एक बार आप इससे डिवाइड करेंगे और एक बार इससे डिवाइड करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में हर बार यही रहेगा। ओके, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। ADE का एरिया कौन सा है, ये, और BDE का ये, 1/2 ADEN 1/2 DBEN। आपको ये इस तरीके से लिखने हैं ताकि ये टर्म्स कैंसिल हो जाए, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, सिर्फ AD/DB। इसे बना देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एक बार और आपको डिवाइड करना है, एरिया ADE सेम रहेगा। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया, ये वाला लिखना है, DEC। अब की बार आप ADE का ये वाला एरिया लिखेंगे। ओके, 1/2 AEDM, और DEC का एरिया ये है आपके पास, 1/2 ECDM। ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AE/EC। इसे हम लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन। ओके, बस अब ये थ्योरम फिनिश होने वाली है, सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है। ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये जो ट्रायंगल है BDE और ये वाली ट्रायंगल, येलो कलर वाली और रेड कलर वाली, ये जो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है। क्यों सेम है, जब भी दो ट्रायंगल्स, देखिए, जब भी दो ट्रायंगल्स का बेस सेम होता है और वो दो समांतर रेखाओं के बीच में होती हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये एक बेस है, आपने ये एक ट्रायंगल बना दी, ये आपने एक दूसरी ट्रायंगल बना दी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में है और इनका आधार एक जैसा है। इसलिए ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, ये आपने डिनोमिनेटर में जो ट्रायंगल्स लिखी हैं इनके नाम लिखने हैं। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर तो पहले से ही इक्वल है, ये तो इसके लिए पहले से ही सेम है, लेकिन अब इन दोनों को भी हमें सेम दिखाना है। ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC एक ही आधार, कौन सा आधार है इनका, इनका आधार है ये DE वाला, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं के भी नाम लिखने पड़ेंगे। कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं, ये BC और ये DE, BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। अतः क्या होना चाहिए, इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, यानी एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC।
दैट्स इट। इसे बना दीजिए आप थर्ड इक्वेशन। और अब बहुत ध्यान से देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। क्या इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो गई? देखिए ये है इसकी लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? न्यूमरेटर तो पहले से ही इक्वल है और डिनोमिनेटर में इन दोनों ट्रायंगल को, इनके एरिया को हम इक्वल दिखा चुके हैं थर्ड इक्वेशन में। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या राइट साइड इक्वल होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे 1, 2 व 3 से क्या होना चाहिए? राइट साइड इक्वल होनी चाहिए। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। हैंस प्रूव्ड, यही हमें आंसर लेकर आना था। अंडरस्टैंड? थ्योरम बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है सिर्फ। ओके, अब आप इसे आराम से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और इसे याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये देखिए यहाँ से ये थ्योरम स्टार्ट है। ABC त्रिभुज है, ये हमें आंसर लेकर आना है। और कंस्ट्रक्शन की, फिर हमने प्रूफ को लिखा। यहाँ पर एरिया ऑफ ADE हमने दो तरीकों से फाइंड किया है। फिर BDE और DEC का एरिया फाइंड किया। डिवाइड आपको ध्यान से करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद डिनोमिनेटर्स में जो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया को हमने इक्वल दिखा दिया। हैंस प्रूव्ड। ओके, दैट्स इट। इसी के साथ ये थ्योरम फिनिश। अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से जो हमने अभी अभी किया है इससे बहुत आसान है। देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। हमें यह शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई है? अगर नहीं तो इसको बहुत इजी वे से मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। इतनी बड़ी बात जो ये लिखी हुई है इसका सिर्फ एक ही छोटा सा मतलब है कि आपके पास ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। AB और PQ की रेशो इक्वल है BC और QR की रेशो के। और माध्यिका क्या होती है? माध्यिका अपने सामने वाली साइड को समद्विभाजित करती है, यानी सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो वो माध्यिका होती है। इसका नाम है D। सिमिलरली ये भी एक माध्यिका है और इसका नाम है M। ओके, चलिए अब हम इस थ्योरम का गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब दिया है। ये हमारा डायग्राम है। इस क्वेश्चन की चॉइस में ये हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया है, या आप लिखें गिवन। गिवन में आपको सिर्फ एक ही बात लिखनी है, AB/PQ BC/QR इज इक्वल टू AD/PM। ये AD, ये PM, ये BC, ये QR और ये AB और PQ। ओके, इन सभी साइड्स का रेशो इक्वल है। बस इतना सा गिवन है। उसके बाद टू प्रूव में जो हमें आंसर लेकर आना है, क्या आंसर लाना है? दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अंडरस्टैंड? अब देखिए इसका प्रूफ, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, छोटा सा इसका प्रूफ है। जो गिवन है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। AB/PQ
इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये तो हो गया गिवन। ये साइड है बी सी। क्या मैं बी सी को 2 टाइम्स बी डी लिख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बी सी को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स बी डी और क्यू आर को 2 टाइम्स क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एज इट इज़। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप रीज़न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कि माध्यिका जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, समद्विभाजित करती है। ओके, अब जरा ये जो आपका आंसर आ गया है, मतलब ये वाली जो टर्म आ गई है, आप इसको ध्यान से देखिए। ए बी बाई पी क्यू का मतलब ये ए बी है, ये पी क्यू है। बी डी कौन सी हुई? ये वाली साइड हो गई। ये वाली साइड बी डी डिवाइडेड बाय क्यू एम। और ए डी आपके पास है ही, ए डी बाय पी एम। इस छोटी सी ट्रायंगल में इन सभी साइड्स की रेशो, इन दोनों ट्रायंगल्स में सभी साइड्स की रेशो सेम है। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल पी क्यू एम के। ओके, ये वाली छोटी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर हो गई है। क्या आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, एंगल बी, ये वाला एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अब जो आपको आंसर लाना है, आंसर क्या लाना है? इस ट्रायंगल को पी क्यू आर के सिमिलर। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं अब हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, और या आप एंड लिख लें, या आप हिंदी में लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें 1 सेकंड में हम इन्हें सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, क्या ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है? हाँ जी, बिल्कुल है। ए बी कौन सी साइड हुई? ये वाली। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, हम एक एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल ले आए हैं CPCT करके, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबोव, सिद्ध किया। अब बताइए, क्या ये साइड एंगल साइड करके ये पूरी ट्रायंगल इस कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल होगी। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन से रूल से? SAS नियम से। अंडरस्टैंड? बस इतना सा ही इसका प्रूफ है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले गिवन लिखा, साइड्स का रेशो इक्वल है, ये आंसर लाना है। गिवन से हमने प्रूफ को स्टार्ट किया और BC को लिखा ट्वाइस BD ट्वाइस QM। इसका रीजन हमने लिखा है। ऐसा करने से क्या हो गया, ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई। उसका हमने क्या फ़ायदा उठाया? एंगल B को एंगल Q के इक्वल प्रूव कर दिया और हमने इसे यहाँ यूज़ किया अपना आंसर लाने के लिए। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हमें फाइंड करना है बहुलक। ये डाटा गिवन है और बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है? बहुलक का फॉर्मूला याद है आपको? अगर याद है तो वीडियो को पॉज करें और एक बार बहुलक का फॉर्मूला लिख दें। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, इसी F1 का डबल माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके,
हमें यहाँ पर अपने काम की लाइन ढूंढनी है। और काम की लाइन कैसे पता चलती है? सबसे बड़े नंबर से। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20, यानी ये लाइन है काम की। इसमें छोटी वैल्यू L होती है, ये F0, ये F1 और ये वाली वैल्यू F2 की। H क्या होता है? इनका डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 50 - 40 10। आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। L के प्लेस पर 40 प्लस F1 की वैल्यू 20 - 12। F1 का डबल, 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40। F0 की वैल्यू 12 लिखें, F2 की वैल्यू 11 लिखें और H हम कैलकुलेट करके आए हैं 10। ओके, बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। 40 + 8 डिवाइडेड बाय 40 में से आप 12 को माइनस करें और जो बचेगा उसमें से 11 को, तो 17 आ जाएगा। आप चाहें तो 11 + 12 को ऐड करके 40 में से माइनस करेंगे तो भी 17 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 40 + 80/70। 17 से आप 80 को डिवाइड करें, 17 4 देन 17 7, दोनों को आप ऐड करेंगे 44.7। ये आ गया बहुलक। ओके, ये बहुलक है, ये बुक का क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर कार्स के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको डाटा गिवन है। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना है माध्यक। 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है। इसके लिए भी आपको माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है? माध्यक का रूल होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H। ओके, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बनाना है और उस कॉलम का नाम आप क्या लिखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF। यहाँ पर बनेगा CF। ये कॉलम कैसे बनता है? फर्स्ट नंबर एज इट इज, 3 में आप 2 ऐड करेंगे 5, 8 में आप 5 ऐड करेंगे 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25 + 3 28 + 2 30, और ये सम भी 30 होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर्स मैच हो जाएं, इट मीन्स आपका एडिशन बिल्कुल सही है। ओके, अब ये वैल्यू किसकी होती है? n की। यहाँ भी हमें अपने काम की लाइन फाइंड करनी है। वो हमें कैसे पता चलती है? वो हमें पता लगती है n/2 करने से। 30 का हाफ कितना होगा? 15। अब हमें CF में 15 फाइंड करना है, यानी जो नंबर 15 से जस्ट अबोव है, ये है 19, इसलिए ये वाली लाइन काम की है। यहीं से आपकी सभी वैल्यूज आएंगी फॉर्मूले की। लोअर लिमिट L की वैल्यू है 55, n/2 है 15 और CF की वैल्यू क्या बनेगी? ये देखिए, CF वाले कॉलम में काम वाली लाइन से ऊपर वाली वैल्यू CF की वैल्यू होती है। तो चलिए पुट कर देते हैं और ये होता है F। L की वैल्यू हमने पुट की 55 प्लस n/2 यहाँ से ले आए 15 माइनस CF की वैल्यू क्या है? 13 है, डिवाइडेड बाय F की वैल्यू क्या है? 6, मल्टीप्लाई बाय H अगेन। 60 और 55 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15 - 13 2/6 मल्टीप्लाई 5, 2 से हमने इसे कैंसिल किया 1/3। 55 + 5/3, 5/3 को आप डेसिमल में चेंज कर दें। 55 + 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 3 7 ज़ा, दोनों को जब आप ऐड करेंगे 56.67 kg, किलोग्राम, क्योंकि ये वेट है। और ये आ गया माध्यक का आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। एक परीक्षा में ट्रू फॉल्स के प्रश्न होते हैं। सही उत्तर के लिए 1 नंबर है और गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स कट जाते हैं। इट मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो 1 नंबर कट जाएगा।
एक छात्र को कुछ प्रश्नों के उत्तर पता थे, बाकी प्रश्न उसने अनुमान लगाकर हल किए, यानी उसने तुक्का लगाया और उसने 120 क्वेश्चंस के आंसर किए और उसके नंबर आए 90। ये है सही उत्तर के लिए आंसर, ये है गलत के लिए कटने वाले आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि उसके द्वारा अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत थे तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जरा भी आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 20, ये है 20th क्वेश्चन। हमने मान लिया कि सही उत्तर जो उस बच्चे ने दिए वो थे x, माना सही उत्तर x, और जो गलत आंसर हो गए उसके, उसे हमने मान लिया y। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 120। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 120। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बात ध्यान से सुनिए, उसे नंबर कितने मिले हैं? उसे नंबर मिले हैं 90। सही उत्तर कितने थे? x, और हर सही उत्तर के लिए उसे कितने मार्क्स मिले हैं? 1। x क्वेश्चन उसके सही थे, उसके लिए उसे 1 नंबर मिला। y क्वेश्चन उसके गलत थे, उसके लिए 1/4 नंबर उसके कट गए मतलब माइनस हो गए, और उसके नंबर कितने आए हैं? 90। ये यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आएगी, x इंटू 1 की मल्टीप्लाई x माइनस y/4 इज इक्वल टू 90। 4 को आप एलसीएम लें, यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 360। 4 कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड इक्वेशन आप नॉर्मल लिखेंगे दिस वन। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मल जैसे आप इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही। x प्लस वाई की वैल्यू 120, 4x माइनस वाई की वैल्यू 360, y से y कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 1 की वैल्यू 5, इन नंबर्स को ऐड करेंगे 480। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 480 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 96। x की इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वहां से आ जाएगा y। देखिए ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ आपको x के प्लेस पर लिखना है 96। समीकरण 1 में रखने पर x के प्लेस पर आपको 96 लिखना है। 96 प्लस y इज इक्वल टू 120। प्लस का 96 राइट साइड जाकर किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 120 माइनस 96। सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, ये आ गई y की वैल्यू। अब बस आप एक बात बता दीजिए, ये बताना कि x क्या माना था? सही उत्तर। y क्या माना था? गलत उत्तर। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखने वाले हैं, सही उत्तर यानी x की वैल्यू, और वो कितनी आई है? 96। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, उसने कितने प्रश्नों का अनुमान लगाया? हमें ये बताना है कि कितने प्रश्नों का उसने तुक्का लगाया। उसने जितने भी प्रश्नों का अनुमान लगाया वे सभी कैसे थे? गलत उत्तर थे, और गलत को आपने क्या मान रखा है? y, और y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू है 24। ओके, गलत उत्तर या उसने जितने प्रश्नों का अनुमान लगाया वो हैं 24। जितने भी उसने अनुमान लगाए थे सभी अनुमान गलत थे, अनुमान वाले प्रश्न 24। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखिए, यदि उसने अनुमान लगाकर जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी के उत्तर गलत थे, यानी जितने भी उसने तुक्के लगाए सभी रॉन्ग हो गए, और उसने 80 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं,
सिंपल सी बात है, हमें ये बताना है कि उसे कितने नंबर मिले। आप एक बात बताइए, 80% सही है और हर सही प्रश्न के लिए उसे कितने नंबर मिले? 1 नंबर मिला। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120। उसमें से उसने 80 सही जवाब दिए, तो गलत कितने रह गए? 40। ओके, अब हर गलत के लिए उसका 1/4 नंबर कट रहा है, तो गलत में उसे कितने नंबर कटेंगे? 40 को आप मल्टीप्लाई कर दे 1/4 से, ये आ गया 10। 80 मार्क्स उसके आ जाते अगर वो गलत सवाल नहीं करता, लेकिन उसने गलत सवाल किए इसलिए 10 नंबर कट गए और आंसर क्या आएगा? 70। ओके, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सही आंसर, सही उत्तर उसने कितने दिए हैं? 80 प्रश्नों के सही उत्तर हो गए 80, तो इनके नंबर भी कितने हो गए? 80 ही हो गए। गलत उत्तर 120 में से आपने 80 को माइनस किया तो 40। अब हमें क्या बताने हैं? कितने अंक मिले? कितने अंक मिलेंगे उसे? उसे अंक मिलेंगे 80 सही के उत्तर, ये 80 × 1 माइनस 40 गलत हो गए तो 1/4 कट गया, 4 से 10 पर कट गया। 80 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा? 70। ओके, इसलिए थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 70। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए। यदि अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत थे, ओके, 95 मार्क्स मिले हैं उस बच्चे को, हमें बताना है उसने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, जैसे आपने यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस बनाई थी, एक ये वाली और एक ये वाली, वैसी ही इक्वेशन अब आपको सेम बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ 90 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 95। और हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, एक इक्वेशन आपकी यही रहेगी x + y = 120, लेकिन अब की बार उसके नंबर आ चुके हैं कितने? 95। सेम आप एलसीएम लेंगे 4, यहाँ बनेगा 4x - y = 380। 4 हट जाएगा, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + y = 120, 4x - y = 380। कौन कैंसिल हो गया? y से y, 4 + 1 5। 380 में 120 ऐड करेंगे 500। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और x आपने क्या मान रखा है? x आपने मान रखा है सही उत्तर। हमसे क्या पूछा गया? कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए? कितने प्रश्नों के? 100। ओके, ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ ये पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।